नमस्कार दोस्तों, चंद एजुकेशन फॉर यू के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और आज हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान के कौन से विभिन्न संप्रदाय हैं, क्योंकि जैसे ही 19वीं शताब्दी का अंत हुआ और 20वीं शताब्दी की प्रारंभ हुआ तो मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र से अलग होने की प्रक्रिया में मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों ने जन्म ले लिया। और विभिन्न संप्रदाय जन्म ले लिए तो हुआ ये कि सबका अलग अलग संप्रदाय हो गया। और मनोविज्ञान के किसी भी संप्रदाय से तात्पर्य मनोविज्ञान के किसी ऐसे समूह से है जो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक समान विचारधारा तथा विधियों का अनुसरण करते हैं। इसलिए हम एक एक करके मनोविज्ञान के सभी संप्रदाय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला संप्रदाय है संरचनावाद। देखिए, संरचनावाद जो संप्रदाय है इसके जनक विलियम वुंट माने जाते हैं। विलियम वुंट माने जाते हैं जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1879 में लीपजिग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। उसी की एक साल बाद से 1880 में संरचनावाद का जन्म मनाता है, क्योंकि जैसे ही 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हो विलियम वुंट के द्वारा, वहीं से आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म हो जाता है। और मनोविज्ञान की आधुनिक जन्मदाता विलियम वुंट को मनाता है, क्योंकि पुराने जो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किए थे वो थे अरस्तु, लेकिन जैसे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाएगा तो विलियम वुंट को कहा जाएगा। और विलियम वुंट ने संरचनावाद के जो सापेक्ष जो अपना नियम दिया वो था इनका चेतना और संवेदना पे। चेतना और संवेदना। देखिए, चेतना और संवेदना समझो, चेतना और हमारा संवेदना एक ही है, क्योंकि जो चेतना का जो विज्ञान आया था, चेतना के विज्ञान में विलियम वुंट, आपने देखा होगा कि आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। तो जो चेतना का विज्ञान के प्रवर्तक थे वो विलियम वुंट थे। इनके साथ साथ जो विलियम जेम्स भी थे। विलियम वुंट जर्मनी थे और विलियम जेम्स कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो इन दोनों ने चेतना के विज्ञान की बात कही। और इसके साथ ही साथ ये संरचनावाद रासायनिक शास्त्र से ये प्रभावित था, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, जब भी चेतना का हम बात करते हैं और संवेदना की बात होती है तो हमारे पास एक मस्तिष्क की बात आती है। और मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क हमारा ये है कि वो जटिल मानसिक अनुभव और वास्तव में संरचना है। मतलब चेतना या संवेदना वो जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में एक संरचना है जो अनेक स्थूल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी है। ठीक है, स्थूल मानसिक स्थितियों से मिलकर वो बनी होती है। इसीलिए इन्होंने चेतना की संवेदना किया, क्योंकि हमारे देखिए जो चेतना होती है हमारे 5 इंद्रियों से होती है। जो हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, एक हमारा वो संवेदना होता है। और संवेदना क्या है? देखिए, हमारा आँख हुआ, कान हुआ, त्वचा हुआ, जीभ हुआ, नाक हुआ। ये क्या है? हमारी 5 इंद्रियां। और 5 इंद्रियों से जैसे हमारा कुछ स्पर्श होता है तो हमारा क्या है? मस्तिष्क में हमारी चेतना आती है, हमारी संवेदना हमें मिलती है। और वही चेतना संवेदना एक संरचनावाद के रूप में आ गई कि हम जो भी महसूस करेंगे हमारे अंदर एक संवेदना का जन्म होगा और वो हमारी एक संरचना का विकास होगा। देखिए, इन जो
यह जो संरचनावाद था, संरचनावाद ने एक अंतर्दृष्टिविधि का को जन्म दिया। देखिए अंतर्दृष्टि, संरचनावाद ने अंतर्दृष्टिविधि को जन्म दिया। और अंतर्दृष्टिविधि कि अपने अंदर देखना, ठीक है। तो अपने अंदर देखने के लिए ये इन्होंने अंतर्दृष्टिविधि का जन्म दिया। और जो हमारी बात कर रहे हैं कि संवेदना, जो ये संवेदना पर हमारा संरचनावाद स्थिर है। तो संवेदना से हमारा तात्पर्य ये होगा कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रथम ज्ञान संवेदना कहलाते हैं। जो हमारी जो 5 इंद्रियां थी उसके द्वारा प्राप्त होने वाले प्रथम ज्ञान क्या है, हमारी संवेदना है, ठीक है दोस्तों। तो यह बात यहाँ पे अब, और इस संरचनावाद के जनक तो विलियम वुंड माना जाता है, लेकिन इनके विलियम वुंड के कुछ सहयोगी थे जो एक एक करते गए। एडवर्ड थे, टिचनर थे, एडवर्ड हो गए, टिचनर हो गए, वेडफोर्ड हो गए। ये लोग क्या है, यह समर्थक थे विलियम वुंड के, और विलियम वुंड संरचनावाद के जनक थे। इसलिए इनके अंदर विलियम वुंड के साथ साथ एडवर्ड, टिचनर और वेडफोर्ड को भी संरचनावाद के उत्थान में सहयोगी माना जाता है, ठीक है। लेकिन इस विधि में एक कमी होगी कि इसमें वस्तुनिष्ठता तथा वैधता की कमी के कारण यह प्रमाणिक सिद्ध नहीं हो पाई, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे कि मनोविज्ञान के संप्रदाय के दूसरे वाद के बारे में। ये तो पहला संरचनावाद हो गया जिसके प्रवक्ता थे विलियम वुंड, जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने लिप्जिग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक। देखिए दूसरा संरचनावाद हमारा हो गया प्रकार्यवाद। देखिए प्रकार्यवाद की जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं, जो कहाँ के थे, अमेरिका के। देखिए प्रकारवाद विलियम जेम्स, संरचनावाद विलियम वुंड। और विलियम वुंड देखिए जो चेतना का विज्ञान आया था उसके दोनों प्रदाता था, दोनों लोग थे। एक थे विलियम वुंड और विलियम जेम्स, ये थे जर्मनी के और ये थे अमेरिका के। अब देखिए दोनों लोग ने चेतना के विज्ञान को माना। देखिए अब यहाँ पर मतभेद हो गया। मतभेद क्या हो गया, इनके संप्रदाय के बीच में मतभेद हो गया, इनके बीच में इन्हें मनोवैज्ञानिक सोच में मतभेद हो गया। किस बात पे हो गया, चेतना को लेकर के। भाई चेतना को कहा कि इन्होंने कहा कि मन की निश्चित संरचना होती है। विलियम वुंड ने कहा कि मन की निश्चित संरचना होती है, और इसी पे इन्होंने संरचनावाद का अपना संप्रदाय दिया। लेकिन विलियम जेम्स ने कहा नहीं, मन की निश्चित संरचना नहीं होती है। मन अपने चेतना के जो कार्य है और क्रियाओं का, हम मन की बात की नहीं करेंगे, मन के ज्ञान की बात नहीं, इंद्रिय ज्ञान की बात नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि हमें इंद्रियों से, विलियम वुंड के अनुसार विलियम वुंड ने कहा कि हमें इंद्रियों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन यहीं पे विलियम जेम्स ने कहा कि नहीं, हम चेतना के इंद्रिय ज्ञान से तात्पर्य हमारा नहीं होगा, हम चेतना के कार्य और क्रियाओं को समझेंगे, कार्य प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे, हम इनके कार्यों पर ध्यान देंगे, इनकी क्रियाओं पर ध्यान देंगे, और इसके द्वारा ही हम अपने प्रकार्यवाद को या कार्यवाद को समझेंगे। और प्रकार्यवाद की इसी कारण विलियम जेम्स
अमेरिका में अपने प्रकारवाद की स्थापना किया और यह कार्य हुआ 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो प्रकारवाद क्या, उन्होंने कहा कि हम व्यवहार में कार्य करेंगे और क्रिया करेंगे, और कार्य और क्रिया किस में होगा, हमारा व्यवहार पर होगा, क्योंकि जब हम व्यवहार में इसको शामिल, कार्य को व्यवहार में शामिल करेंगे, क्रियाओं को व्यवहार में शामिल करेंगे, तो हमारा प्रकारवाद, कार्यवाद जो कार्य होता है तो क्रिया के द्वारा ही कार्य होता है। ठीक है, और व्यवहार के द्वारा, व्यवहार में जो हम कार्य करेंगे वो हमारी क्रिया है, तो इसीलिए इसे प्रकारवाद या कार्यवाद भी कहा जाता है। देखिए प्रकारवाद क्या है, जब हम कार्य और क्रियाओं को समझेंगे उतना अधिक, देखिए जितना कि संरचना को जानने में उतना जरूरी नहीं जितना कि हम कार्य और क्रियाओं के बारे में जानना जरूरी है। और विलियम विजेंस जिन्होंने प्रकारवाद की स्थापना की, प्रकारवाद की, वो क्या करते, डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित थे। डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से ये प्रभावित थे। उसके द्वारा प्रकारवाद की एक देन है अंतर्दर्शन निरीक्षण प्रकारवाद की देन है, जिसके द्वारा, इसके साथ ही प्रकारवाद ने पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को दिया। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को दिया, शिक्षण विधियों को दिया। ठीक है, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को दिया, शिक्षण विधियों को दिया, शिक्षण अधिगम विधियां भी दिया, शिक्षण अधिगम विधियों को दिया, और उसके बाद मापन की प्रक्रियाओं को, मापने की भी इन्होंने विधियों के बारे में बताया। ठीक है, तो इस प्रकार विलियम जेम्स ने यह माना कि चेतना के कार्यों में क्रियाओं पर बल दिया जाए, चेतना के कार्यों में व क्रियाओं पर बल दिया जाए तो हम कार्य को कर सकते हैं और मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकारवाद कहाँ पे चला गया, कार्य और क्रियाओं को और व्यवहार के रूप में अपनाने पर अपना जोर दिया। वहीं पर संरचनावाद केवल मन की निश्चित संरचना को मानने के लिए अपना बल दिया। इसीलिए प्रकारवाद संरचनावाद का घोर विरोधी हो गया। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि अगला संप्रदाय के बारे में, कि अगला संप्रदाय हमें क्या कहता है। देखिए अगला संप्रदाय हमारा व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद, देखिए व्यवहारवाद के जनक थे जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन व्यवहारवाद के जन्मदाता थे। देखिए व्यवहारवाद क्या करता है, संरचनावाद और प्रकारवाद दोनों के घोर विरोधी था। क्योंकि देखिए हमारे अंदर जो चेतना का विज्ञान है, चेतना कहाँ से मिलती है, हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती है। और मस्तिष्क देखिए, और मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क के दो रूप होते हैं, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक। हमने पिछली कक्षा में बताया था कि मस्तिष्क के दो रूप होते हैं, एक बाह्य एक आंतरिक। अगर हम आंतरिक रूप की बात करें तो वो हमारा चेतना हो जाता है, और अगर बाह्य रूप की बात करते हैं तो हमारा वो व्यवहार हो जाता है। अब देखिए व्यवहार बाह्य रूप हो गया हमारा और आंतरिक रूप हमारा चेतना हो गया। अब देखिए व्यवहारवाद क्या करता है कि वो किसी आंतरिक रूप को नहीं मानता है, वो कहता है कि हमारा जो उद्दीपक है,
और उसके साथ उसकी अनुक्रिया होगी। मतलब उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए हमारी एक अनुक्रिया होगी, और जो हमारा उद्दीपक के प्राप्त के लिए अनुक्रिया होगी वो क्या होगी, वो हमारी व्यवहार होगा। क्योंकि यह व्यवहारवाद कहाँ से आया है, व्यवहार से उत्पन्न हुआ है, व्यवहार से उत्पन्न हुआ है व्यवहारवाद। इसीलिए अगर हम मस्तिष्क की बाह्य रूप की बात करें तो हमारा व्यवहार रहता है, और व्यवहार कब होगा, जब हम किसी उद्दीपक की प्राप्ति के लिए हम अनुक्रिया करेंगे तो हमारा ये व्यवहारवाद आएगा। और देखिए व्यवहारवाद का जन्म कब हुआ, क्योंकि बाह्य रूप तो हो गया मस्तिष्क का, लेकिन जन्म क्या हुआ, क्योंकि चेतना तो आंतरिक भाग हुआ, और व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद हमारा 1913 में लंबिया विश्वविद्यालय में जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कुछ हम व्यवहार से कर लेंगे वो हम कहीं बैठ करके सोच करके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जब सोचेंगे तो उस कार्य करने के लिए, उस उद्दीपक की प्राप्ति करने के लिए हमें अनुक्रिया करना ही पड़ेगा, और जब हम उस अनुक्रिया करेंगे तो हम व्यवहार में उसे अपनाएंगे, और जब व्यवहार में अपनाएंगे तभी हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इनके जो सहयोगी थे, जेसी वाटसन के जो सहयोगी थे वो थे सबसे पहले इवान पॉलो, क्लार्क हल, टालमैन और स्किनर। ठीक है, ये लोग क्या कहते थे, ये सभी लोग व्यवहारवाद के समर्थक थे। इन्होंने अपने सभी व्यवहार पर कार्य करने को बल दिया, और क्रिया और अनुक्रिया, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने पर इन्होंने बल दिया। और इनके साथ ही साथ व्यवहारवाद में विचारधारा की जो बात आई, तो व्यवहारवाद में वंशानुक्रमण को नकारा गया। इन्होंने कहा कि अगर हम देखिए, अगर इन्हें कार्य करना है तो ये कहें कि नहीं, हम मन को मन नहीं मानेंगे, चेतना को नहीं मानेंगे, अगर हमें उद्दीपक की प्राप्त करना है तो उसके साथ हम अनुक्रिया करेंगे। ठीक है, अनुक्रिया करेंगे तो वो व्यवहार में वो लाएंगे। क्योंकि अगर वंशानुक्रमण, इन्होंने क्या किया, ये पूरे व्यवहारवाद की जो भी समर्थक थे इन्होंने वंशानुक्रमण को नकारा, वंशानुक्रमण को नकारा। इन्होंने कहा नहीं, वंशानुक्रमण नहीं होगा, क्यों, हम इसमें आएंगे तो हम वातावरण में हमें आना पड़ेगा, और वातावरण में आकर के हमें जैसा वातावरण मिलेगा वैसे ही हमारी सोच होगी, वैसे ही हमारी बुद्धि होगी। वंशानुक्रमण कोई बात नहीं होती, क्योंकि अगर वंशानुक्रमण होगा तो भी उस पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अनुक्रिया करिए, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करिए, और तब जाकर अपने व्यवहार को अपनाइए और आगे मनोविज्ञान के बारे में बढ़ें। ठीक है, तो इसीलिए व्यवहारवाद के जो भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अधिगम, अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन पर ज़्यादा जोर दिया। किस पे जोर दिया? अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया, क्योंकि आप अधिगम करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, और फिर पुनर्बलन करेंगे, क्योंकि वो अपने व्यवहार में आप अपनाएंगे। इसीलिए इस बात के समर्थकों ने इन तीनों चीज़ों पर अधिक ध्यान दिया, और वंशानुक्रमण को इन्होंने नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया। अब आइए अगला संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा समग्रवाद है। कौन सा वाद है? समग्रवाद। चौथा हमारा टॉपिक है, चौथा समग्रवाद।
देखिए समग्रवाद क्या है। देखिए दोस्तों, समग्रवाद के जो जनक थे वो वैक्स वर्थिमर थे। वैक्स वर्थिमर थे, ठीक है। देखिए समग्रवाद क्या है कि यह इसका अगर कहा जाए तो इसका हिंदी गेस्टाल्टवाद है। इंग्लिश शब्द, इसका अंग्रेजी शब्द जो है गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट है। गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समग्र, ठीक है, जिसका अर्थ होता है समग्र, समग्र या पूर्णकार। इसीलिए इस वाद को समग्रवाद कहा गया, क्योंकि गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है और जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पूर्णकार या समग्र, इसीलिए इसे समग्रवाद कहा गया है। इनके साथ साथ इस बात के समर्थक जो थे वो थे कोहलर, कोफ्का, मैक्स वर्थिमर, कोहलर और कोफ्का, ये क्या थे? ये समग्रवाद के समर्थक थे। अब समग्रवादियों ने ये कहा कि नहीं, देखिए हम केवल चेतना से, ठीक है, उसके व्यवहार से, चेतना से, उसके व्यवहार से कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अलग अलग लेकर के हम या तो चेतना से कुछ नहीं सीख पाएंगे या उसके एक व्यवहार से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क के दोनों ही भाग हैं, एक बाहरी एक आंतरिक। इन्होंने कहा एक ही करके नहीं सीख पाएंगे, हम इनका समग्र अध्ययन करेंगे। मतलब हम चेतना का भी अध्ययन करेंगे, हम व्यवहार का भी अध्ययन करेंगे, समग्र अध्ययन करेंगे, और इनके साथ साथ हम इसके साथ पूर्णता, मतलब चेतना का और व्यवहार का करके यह हम पूर्ण या संपूर्ण अध्ययन करेंगे, तब जाकर के हमारा समग्रवाद होगा। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मस्तिष्क में जो संवेदना होती है उसमें हमारे पास बुद्धि होती है, उसके बाद मनन होता है, उसके बाद सोच होती है, उसकी एक विचारधारा होती है। और इसमें क्या है, बुद्धि में, मनन में, सोच में, विचारधारा में, सब में एक ऐसा संबंध है, अनोखा संबंध होता है। और इनके अंदर जो अनोखा संबंध होगा, ठीक है, अनोखा संबंध हो गया, उनके बीच में एक अंतःक्रिया भी होगी। अंतःक्रिया होगी, क्योंकि देखिए जो हमारा मन है, व्यवहार है, तो मन और व्यवहार में तो वह अंतःक्रिया होती है। कुछ हम बात सोचते हैं तो क्या है, हमारे मस्तिष्क और हमारे सोच में, या हम कुछ देखते हैं, तो अगर मान लीजिए हम कुछ किसी चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए इस पेन को देखें, तो पेन के बारे हमारे इसका एक स्वरूप मालूम होगा, इसके कार्य मालूम होंगे, ठीक है। तो ये देखें कि इससे क्या कार्य किया जा सकता है, तो इस कार्य के बारे में हमारी क्या सोच होगी। तो मतलब इसके बीच में पेन और आँख अगर इसको देख रहा है तो हमारा मस्तिष्क इसको पे पूरी तरह सोच रहा है कि इसमें क्या होगा। तो हमारे आँख और मस्तिष्क के बीच में क्या हुआ, एक अनोखा संबंध है, और उस संबंध के द्वारा ही हमारे मस्तिष्क और आँख के बीच में इस पेन को लेकर के क्या है, मार्कर को लेकर के अंतःक्रिया हो रही है। और अंतःक्रिया होने के बाद यह डिसीजन होता है कि हाँ वास्तव में ये क्या कर सकता है, इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो इस तरह से गेस्टाल्टवादियों ने, समग्रवादियों ने कहा कि हम चेतना का, व्यवहार का, मतलब सभी का, जितने भी वाद, जितने भी कार्य हैं मनुष्य के द्वारा किया गया या मनुष्य जो भी सोच सकता है, उनका हम समग्र अध्ययन करेंगे और तब जा कर के हमारा कार्य होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम प्रत्यक्षीकरण पर विश्वास करेंगे, जो हमारा प्रत्यक्षीकरण है वो हमारे पे विश्वास होगा, और प्रत्यक्ष जो हमारा अनुभव होगा वो हमारे सारे समस्या का हल कर देगा। इसलिए कहा था कि अंतर्दृष्टि जो होती है समस्या का तत्काल समाधान करती है। ये प्रत्यक्षीकरण होगा, फिर अंतर्दृष्टि होगा,
और जो अंतर्दृष्टि है सारे समस्या का, ये जो अंतर्दृष्टि सारे समस्या का तत्काल हल करता है, समाधान कर देता है। इसीलिए किसी एक को लेकर नहीं चलेंगे, हम सारे को, समग्र को लेकर चलेंगे, और यही हमारा समग्रवाद कहता है। समग्रवाद ने क्या किया कि इन्होंने अपनी परिस्थितियों को और अनोखे संबंध पर अधिक ध्यान दिया, और अपने अंदर जो, उनके अंदर जो अंतःक्रिया होती है उसके ऊपर भी इन्होंने अधिक ध्यान दिया। इसलिए इन्होंने कहा कि हम चेतना और व्यवहार सभी को लेकर के चलेंगे और हम पूर्णता की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों देखिए, हमारा अब जो पांचवा वाद है वो मनोविश्लेषणवाद है। जो पांचवा वाद है हमारा है वो मनोविश्लेषणवाद है। और इसके जो जनक थे सिगमंड फ्रायड थे। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड थे। यह इस बात का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। अब देखिए सिगमंड फ्रायड ने क्या किया, जो एक मनोचिकित्सक भी थे, इन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं भाई, चेतना तो होती है, व्यवहार तो होता है, लेकिन प्रत्येक मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। एक चेतन मन, ठीक है, और चेतन होता है, और एक होता है अर्धचेतन। ये तीनों मन को इन्होंने मान के चला, और इन्होंने कहा कि सबसे अधिक हम अचेतन मन, जो अचेतन मन है, उस पर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। क्योंकि इन्होंने देखिए कहा कि नहीं भाई जो भी मनुष्य होगा वो अपने सबसे अधिक अचेतन मानसिक क्रियाओं पर जोर देता है। अचेतन मानसिक क्रियाओं पर, अचेतन मानसिक क्रियाओं पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया, और इस कारण यह जो वाद है मनोविश्लेषणवाद, शिक्षा के क्षेत्र में कम लेकिन मनोचिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावशाली हुआ। क्योंकि इसके द्वारा यह मनोचिकित्सक जो भी थे वो अपने मरीजों का इलाज करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, तो यह जो वाद है शिक्षा के क्षेत्र में न जा कर के अधिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अधिक प्रसिद्धि न पा करके यह क्या किया, मनोचिकित्सक के क्षेत्र में ज़्यादा यह प्रसिद्धि पाया। इसलिए इस बात को थोड़ा मनोविज्ञान के लिए कम ज़रूरी माना गया। ठीक है, बहरहाल देखेंगे कि जो भी सिगमंड फ्रायड ने अपना जो यह अचेतन मन की बात कही, इनके साथ साथ जो इनके समर्थक थे, तो उन्होंने भी मनोविश्लेषणवाद पर अपना विचार दिया। उनमें थे अल्फ्रेड एडलर थे, अल्फ्रेड एडलर, ये भी मनोविश्लेषणवाद के समर्थक थे। फिर इनके साथ साथ ही कार्ल जंग भी इनके साथी थे कि इन्होंने कहा कि हाँ, मनोविश्लेषणवाद का हम समर्थन करते हैं। देखिए जो ये पांचों वाद हैं, जो पांचों वाद हमारे हैं, धीरे धीरे वो पांचों अलग हैं, लेकिन ये पांचों समुदाय हमारी हथेली की 5 अंगुलियों की तरह हैं। जो हमारी देखिए, जो हमारी हथेली की 5 उंगलियों की तरह हैं, क्योंकि कार्य तो सब उंगलियों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, कार्य सारे उंगलियों के अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही देखिए, जैसे ही ये होंगे, संरचनावाद हो गया, प्रकार्यवाद हो गया,
व्यवहारवाद हो गया, समग्रवाद हो गया और मनोविश्लेषणवाद हो गया। मनोविश्लेषणवाद हो गया। अब क्या है, यह पांचों तो पांच हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे जब पांचों उंगलियां एक साथ होती है तो बहुत बड़ा काम कर जाती है, और ये पांचों मिल करके हमारे मनोविज्ञान को बहुत आगे तक ले गए, और इनके द्वारा बहुत सारे मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य सिद्ध हुए। इसलिए ये हमारे हाथ की उंगलियों की तरह बहुत ही उपयोगी हैं, और ये उपयोगी होकर एक साथ होकर के हमारे लिए मनोविज्ञान के लिए एक बहुत ही रचनाकार साबित हुए।